किसी पीरियोडिक फंक्शन का करते हैं, तो फिर अब आप देखिए कि अगर आप 1 से इसे मल्टीप्लाई करें, जैसे ये अभी ये इसको थोड़ा नीचे कर दें, ये देखिए CM, तो अगर हम लोग से C0 मान लीजिए हम ज्ञात करें, या हम कोफिशिएंट कह देते हैं A0 है, और A0 माने कि हम पहला वाला कोफिशिएंट ले रहे हैं, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा F इंटू 1, ये GM बराबर 1 हो जाएगा, और F dx, और इसको हम डिवाइड कर दें 1 के नॉर्म से, और अभी-अभी हम लोगों ने नॉर्म का इसका देखा था 1 अंडर रूट 2 पाई, ये हो जाएगा 1/2 पाई नॉर्म स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई, और an जो कि हम लोग f को cos nx से डिवाइड कर दें अगर, और माइनस पाई से पाई के बीच में हम इसे इंटीग्रेट करें, और इसके बाद cos nx के नॉर्म स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें, तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा, और dn इज इक्वल टू इसी तरीके से 1/पाई माइनस पाई टू पाई f sin nx dx। सो ये और यही आपके फूरियर कोफिशिएंट्स हैं जो आप अपना एक्सपेंशन करते हैं। fx इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा an cos nx प्लस bn sin nx n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये जो आप एक्सपेंशन किसी पीरियोडिक फंक्शन का करते हैं, उसमें कोफिशिएंट्स आपके यही होते हैं। कभी-कभी ऐसे हम लोग अगर उनके डिफरेंट फंक्शंस को लेकर के इंटीग्रेट करें, तो वो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन से अगर राइट कर दिया जाता है, तो वो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस बन जाता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग सपोज कि कोई फंक्शन हमारा है, कोई सम नॉन नेगेटिव फंक्शन, सो हम लोग अब इस समय क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनलिटी ऑर्थोगोनलिटी विद रेस्पेक्ट टू अ वेट फंक्शन, विद रेस्पेक्ट टू अ वेट फंक्शन, वेट फंक्शन px है। तो अगर हम लोगों के पास इस तरीके की स्थिति बनती है, आप इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें कि a टू b px gm gn dx is equal to 0 whenever m is not equal to n। तो हम कहेंगे कि हमारा दिया हुआ सेट ऑफ फंक्शंस जो g1 g2 g3 gm एक्सेट्रा है, ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस है विद द वेट फंक्शन px। ये ऑर्थोगोनलिटी विद द वेट फंक्शन px है, और फिर ऐसे केसेस में नॉर्म किसी भी फंक्शन का डिफाइन किया जाता है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीग्रल a टू b px, और यही कि जब m बराबर n हो जाता है gm स्क्वायर x dx। सर यहाँ वेट फंक्शन का क्या मतलब है? मतलब जैसे वेट फंक्शन का मतलब है कि जैसे कोई भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग आगे देखेंगे, ऐसे कोई आप फिजिकल फिनोमिना कर रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उस फिनोमिना को डिस्क्राइब करने वाला आपको मिला, तो और उसका सलूशन जब आपने निकाला, और उसके डिफरेंट कई सलूशंस, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का मान आप बदलते जाएं तो आपको डिफरेंट फंक्शंस मिलते जाएंगे। तो आप देखिए कि
ऐसे तो अगर जैसे मान लीजिए उन फंक्शंस को आपने जैसे एक फंक्शन को आपने लिख दिया G1, दूसरे फंक्शन को लिख दिया G2 और G1 भी सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, G2 भी सॉल्यूशन है, G3 भी सॉल्यूशन है और फिर आप जानते हैं कि C1 G1 प्लस C2 G2 भी सॉल्यूशन होगा प्लस C3 G3 भी सॉल्यूशन होगा। तो लेकिन ये फंक्शंस ऐसे हैं कि G1 G2 जब अलग-अलग हैं जी या G1 G3 या G2 G3 या G2 G4 या G4 G6 जो भी लें dx जिस रेंज में हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं इज नॉट इक्वल टू 0 इन जनरल। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए कि हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं या कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, अब कोई फंक्शन ऐसा है जिसको हमने डिनोट किया px से, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि फिर ऐसे सभी जितने हमारे ये फंक्शंस G1 G2 G3 थे ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जा रहे हैं। अर्थात हम ऐसे कोई भी दो डिफरेंट फंक्शंस लें Gm और Gn और इस उनके प्रोडक्ट को उस px से मल्टीप्लाई कर दें जो फंक्शन हमको मालूम चल गया है, तो फिर ये ऑर्थोगोनल हो जा रहा है। तब हम कहेंगे कि ये दिया हुआ फंक्शन ऐसे नॉर्मल सेंस में तो ऑर्थोगोनल नहीं है, लेकिन इट इज ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन px। ये एक्चुअली इसकी यहाँ पर बताने का आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि अभी इसी कंटिन्यूटी में हम लोग जब स्टर्म लेवल प्रॉब्लम देखेंगे और उसी में ही एक फंक्शन डिफिनेशन में ही उस प्रॉब्लम के आएगा, तो फिर जो सॉल्यूशंस होंगे नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे स्टर्म लेवल प्रॉब्लम के वो ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन व्हिच फंक्शन विल एक्चुअली अपीयर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इटसेल्फ। तो ये एज सच जनरली बहुत आर्बिट्रेरी काइंड का फंक्शन नहीं होता है। इट इज समहाउ रिलेटेड विद द प्रॉब्लम टू व्हिच द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्चुअली डिफाइनिंग, बट हियर वी विल थिंकिंग एंड वी विल डीलिंग विद ओनली द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। सो ये हमारा हो गया वेट फंक्शन की कि हमारा दिया हुआ सेट ऑफ फंक्शंस अगर है तो वो हम कब कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस है विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। तो तब उस केस में अगर वे सारे फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड हैं और कोई फंक्शन px हमारे पास ऐसा है सच दैट कि किन्हीं भी दो डिफरेंट फंक्शंस को लें और हम इंटीग्रेट करें उनके प्रोडक्ट को और जो दिया फंक्शन px है देन दिस शुड बी इक्वल टू 0 व्हेनेवर m इज नॉट इक्वल टू n एंड इट इज नॉन जीरो whenever m is equal to n। so और फिर इसी नॉन जीरो से हम डिवाइड करके हम ऑर्थोनॉर्मल इनको बना सकते हैं। तो दिस इज तो ये जो है आपका तो फिर उसी तरीके से हम लोग जैसे एक्सपेंशन करेंगे। मान लीजिए कि आपका दिया हुआ सेट ऑफ फंक्शंस है G1 G2 G3 एक्सेट्रा और कोई दिया हुआ फंक्शन fx है। हम लोग जिस तरीके से उसको अभी हम लोगों ने एक्सपेंड किया था CM GM के रूप में m फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अभी हम लोगों तो इसमें CM निकालने के लिए जो हम लोगों ने भी फार्मूला बनाया था वो क्या था, ये फार्मूला हम लोगों का था इंटीग्रल a टू b f gm dx डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ gm। ये अब क्या होगा कि यहाँ पर तो px से आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये px यहाँ पर जरूरी है, ये px यहाँ जाएगा और ये नॉर्म जो आप डिफाइन करेंगे अब ये नॉर्म हो जाएगा a टू b px gm स्क्वायर dx इसके बराबर हो जाएगा। तो हम फिर अपने ऐसे फंक्शंस जो कि अदरवाइज ऑर्थोगोनल नहीं हैं लेकिन वो ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू सम वेट फंक्शन px, हम किसी फंक्शन fx को जिसको कि इनके रूप में इन फंक्शंस के रूप में लिखा जा सकता है, तो फिर ऐसा लिखने के लिए जिन कांस्टेंट्स की आवश्यकता हमको पड़ेगी उन कांस्टेंट्स को हम कैसे प्राप्त करें वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब हम जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था अब हम आएंगे अपने कि हमको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है।
इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ फंक्शंस सॉल्यूशंस होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्म लिविल, LIOUVI स्टर्म लिविल प्रॉब्लम, मान लीजिए स्टर्म लिविल प्रॉब्लम, स्टर्म लिविल प्रॉब्लम। तो इन ये जो हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत से फंक्शंस, बहुत से डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको कि इस फॉर्म में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सपोज आर एक्स वाई डैश डैश वन ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस QX प्लस लेमडा RX लेमडा PX, RX तो हम लिख चुके हैं, लेमडा PX Y is equal to 0 on some interval say A to B, satisfying the conditions of the form number 1, हम लोग C1 ही C1 लिखने ज्यादा आसान रहेगा। C1 कंफ्यूजन न हो, C1 कहाँ पे क्या आ रहा है, C1 YA plus C2 is equal to 0, where C1 and C2 are not both 0 simultaneously, are not both 0. That is C1, C2 is not equal to 0, 0. And the condition at the other end point is C3 YB plus C4 Y dash B is equal to 0. Again, C3 और C4 ये एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, वो एटलीस्ट one of them should be non-zero. और ऊपर जो लेमडा अपीयर कर रहा है, इट इज ए पैरामीटर, और C1, C2, C3 and C4 are real constants. Real constants. तो ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन बाउंड्री कंडीशंस के साथ स्टर्म लिविल प्रॉब्लम कही जाती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्टर्म लिविल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, और ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, और ये कंप्लीट प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन और ये बाउंड्री कंडीशंस मिल करके स्टर्म लिविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, स्टर्म लिविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, शॉर्ट में आप इसे स्टर्म लिविल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। अब हम लोग ये देखें कि अगर हमारा लेमडा है ये जैसे एक नॉन जीरो सोल्यूशन, जैसे y ट्रिवियल सोल्यूशन y
It is always a solution in the interval. हम इसमें नहीं इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इससे आगे कोई आप कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं सॉल्यूशंस which are different from zero, non-zero solutions, non-zero solutions, non-zero solutions। तो हम लोग इंटरेस्टेड इस बात में हैं कि लैम्डा के किन मानों के लिए हमको नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिलते हैं। लैम्डा के किन मानों के लिए हमको नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो लैम्डा के वे मान जिनके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते रहें प्लीज। लैम्डा के जिन मानों के लिए, लैम्डा के ऐसे मानों को हम कहते हैं आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज। और किसी एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो सॉल्यूशन मिला उसे आइगन फंक्शन कहते हैं। सो आइगन फंक्शंस, ये नॉन जीरो सॉल्यूशंस जो हमको मिले इनको हम आइगन फंक्शंस कहे। और जिन वैल्यू लैम्डा के जिन मानों के लिए ये हमको सॉल्यूशंस मिले, नॉन जीरो रियल सॉल्यूशंस, उनको हमने कहा ये आइगन वैल्यूज। तो अब हम लोगों की प्रॉब्लम होगी कि हम कैसे प्राप्त करें, कोई दिया हुआ स्टर्म लेवल प्रॉब्लम है उसके आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस को। हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर के एक आपसे काम करेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर के हम मान लीजिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 और सपोज कि बाउंड्री कंडीशंस हैं y0 इज 0, y1 इज 0, या बाउंड्री कंडीशंस हैं y0 इज 0, y पाई इज 0। सपोज तो अब सबसे आसान मान लीजिए हम लोग पहले इसको ले लेते हैं, यद्यपि ये किताब में आपको मिलेगा लेकिन समझने के लिए, जिससे कुछ दिनों बाद आप जब पढ़ें तो आप फिर अब उसको खुद से ही समझ सके। चलिए, और ये एनालॉगसली फॉलो करेगा। सबसे पहले तो जब इस प्रॉब्लम को आप टैकल करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि क्या दी हुई प्रॉब्लम हमारी स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है इस तरीके की बात। अच्छा, आप में से ढेर सारे स्टूडेंट्स चूंकि मेरे पहली बार क्लास में हैं, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं इस बात पे कॉशन कर देता हूँ। क्लास में हम अक्सर इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कि आपसे यह पूछ लिया जाता है। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम किसी तरीके का आपको हिंट दे रहे हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है इस बार। ये एक तरीका होता है कि अपने स्टूडेंट को एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार करने का, ये एक कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक्स पर ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कोई प्रॉब्लम दी है, आपको जस्टिफाई करना है कि इट इज स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप अपने दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करें तो आप कंपेयर करने पर क्या पाएंगे कि इसमें Rx इज इक्वल टू 1, Qx इज इक्वल टू 0 और Px इज इक्वल टू 1, Px इज इक्वल टू 1। ये जो है आप पा रहे हैं। तो अब आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, इस ये देखिए, ये Rx 1 हो गया, Qx 0 हो गया,
px बराबर 1, तो इसी फॉर्म में आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट कर गया। और अगर C1 बराबर हमारा 1 हो जाए और C2 बराबर 0 हो जाए, C3 बराबर 1 हो जाए, C4 बराबर 0 हो जाए, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यही रूप हो जाएगा। y0 बराबर 0, y पाई बराबर 0 और a बराबर 0 हो गया, b बराबर पाई हो गया, तो हमारा इंटरवल हो गया 0 to पाई और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है। तो अब हम लोगों को इसके आइगन वैल्यूज ज्ञात करने हैं, जहां पर लेमडा पैरामीटर है। तो जब लेमडा पैरामीटर है तो लेमडा कितने तरीके की वैल्यूज रख सकता है? एक तो रख सकता है लेमडा बराबर 0, दूसरा हो सकता है लेमडा इज लेस देन 0, तीसरा लेमडा इज ग्रेटर देन 0। यही पॉसिबिलिटीज हमारी हैं। सो इफ लेमडा इज इक्वल टू 0, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 0, लेमडा बराबर 0 पर। और फिर जो सोल्यूशन हो जाएगा yx इज इक्वल टू C1x प्लस C2। C1 जहाँ C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, आप इनको कुछ K1 K2 भी रख सकते हैं, क्योंकि हम C1 C2 पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया है। सो कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। C1 प्लस C2। अब अगर आप अपने बाउंड्री कंडीशंस को, लेकिन ये सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए कि जो दी हुई बाउंड्री कंडीशन है y0 बराबर 0, y पाई बराबर 0, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो y0 बराबर 0, तो C1 0 प्लस C2, तो इसका मतलब हुआ कि C2 बराबर 0 और y पाई इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब कि C1 बराबर C2 बराबर 0 हो गया, तो C1 इंटू पाई बराबर 0, इट मीन्स C1 बराबर 0। तो जब C1 और C2 दोनों 0 हो गए, तो फिर ये हमारा yx रिड्यूस कर गया y बराबर 0। ये तो हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया। हमने कहा था कि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम लोग नॉन जीरो सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोगों की है, सपोज लेमडा इज लेस देन 0। लेमडा इज लेस देन 0 पर क्या होगा कि हम कुछ लेमडा का मान भी रख सकते हैं। सपोज लेमडा इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर हमने रख दिया, मान लीजिए, सिंपल हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया y डबल डैश माइनस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर n पाई nx प्लस C2 e टू द पावर माइनस nx। यही तो सोल्यूशन होगा ना, ऑक्सिलरी रूट्स प्लस माइनस n हो जाएंगे। देन y0 बराबर 0 क्या हमको इंप्लाई करेगा? 0 इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 0, ये 0, तो C1 प्लस C2, तो इसका मतलब हुआ कि C1 इज इक्वल टू माइनस C2, C1 इज इक्वल टू C2, C1 इज माइनस C2 और y पाई बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि 0 इज इक्वल टू C1 e टू द पावर n पाई प्लस C2 e टू द पावर माइनस n पाई और C1 बराबर माइनस C2 है, सो दिस इज माइनस C2 e टू द पावर n पाई प्लस C2 e टू द पावर n पाई, so this is C2 e to the power minus n pi minus e to the power n pi and this is non-zero, this is non-zero, ये ब्रैकेट में जो है this is non-zero, this quantity is non-zero multiplied by C2 is 0, तो इसका मतलब हुआ कि C2 is equal to 0। जब C2 is equal to 0 तो यहाँ से C1 बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कि लेमडा लेस देन 0 के मामले में भी हमें C1 और C2 दोनों 0 मिल रहे हैं, तो इस वजह से हमारा y बराबर 0 ही सोल्यूशन हमको मिल रहा है। दिस इज द सिचुएशन, राइट। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपकी कोई अगली क्लास है? नहीं तो हम पूरा करें। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम।
ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।